नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा अपनी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी, बिजनेस को लेकर कोई भी आपकी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पंडित जी आपको तमाम उपाय बताएंगे और वो भी उसी वक्त बताएंगे। क्या हो सकता है ज्योतिष उपाय आपकी हर समस्या का, क्या आप उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का निवारण हो सके। हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप करें तो अपनी समस्या के साथ अपनी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिखना ना भूलें। इसके अलावा टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको कॉल करना है, फोन उठाना है, नंबर डायल कीजिए और बस आप अपना जो बात है वो पंडित जी को बता दीजिए। पंडित जी उसी वक्त आपकी तमाम समस्याओं का निवारण भी करेंगे, उपाय भी करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी उपाय पंडित जी बताते हैं वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय जो है, कोई भी दुष्प्रभाव है किसी भी ग्रह नक्षत्र का, उसको कम करने में काफी मददगार सिद्ध होता है। इसके अलावा आज का पंचांग भी जानेंगे, आज का मंत्र क्या है और आज का शुभ उपाय क्या है। तमाम चीजों को लेकर जानकारी देंगे पंडित अमित पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले शुरुआत पंचांग से कर लेते हैं। देखिए, आज माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, सायंकाल 5:37 तक। नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र है और यह विशाखा नक्षत्र अगले दिन सुबह 5:08 तक रहने वाला है। योग गण रहने वाला है 5-7 तक, अगले दिन सुबह 24 जनवरी। करण गर है। अभिजीत मुहूर्त, जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त आज का, वह 12:12 से दोपहर 12:12 से लेकर के 12:54 तक रहने वाला है अभिजीत मुहूर्त। यह सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं चौघड़िया मुहूर्त, चौघड़िया मुहूर्त वो व्यापारियों के लिए होता है और यह लाभ का मुहूर्त है दोपहर 12:33 से 1:53 तक, 53 मिनट तक। यह चौघड़िया शुभ मुहूर्त है। कब काम नहीं करना है, निषेध का कब समय है, राहु काल का कब समय, वो नोट कर लीजिए। दोपहर 1:53 से लेकर के 3:13 तक यह राहु काल है। इसके साथ साथ आज के दिन भद्रा का भी वास है, भद्रा भी रहने वाली है और भद्रा का समय है 6:36 सुबह से लेकर के और अगले दिन 7:13 सुबह तक यह भद्रा का समय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भद्रा का वास चूंकि स्वर्गलोक में है, इसलिए भद्रा का जो दोष है, जो भेद है, वह नहीं लागू होगा, क्योंकि स्वर्ग काल की भद्रा जो है, स्वर्गलोक की भद्रा जो है, वो शुभकारी होती है। दिशाशूल की बात करें तो आज दक्षिण दिशा का दिशाशूल है, गुरुवार है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। चंद्र राशि है तुला और सूर्य राशि है मकर। तो चलिए, आज का पंचांग हमने जान लिया, अब बिना देर की आज का मंत्र भी जान लेते हैं। जी, आज गुरुवार है और गुरुवार का दिन जो श्री हरि विष्णु हैं, पालक हैं इस सृष्टि के, उनका मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। यह 3 बार केवल बोलने से व्यक्ति मन से, शरीर से, अंदर से, बाहर से पवित्र हो जाता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो पवित्रीकरण का मंत्र है हमारे शास्त्र में, हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह पायाभ्यंतरः शुचिः। जो पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है, वह अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है। बाह्यभ्यंतरः शुचि, बाह्य मतलब बाहर, बाहरी शरीर से जो हमारी शरीर दिखाई देती है, और आंतरिक मन की जो स्थिति है, यह दोनों स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और यही पवित्रीकरण का मंत्र है। तो हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। एक माला अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति और श्री हरि विष्णु की पूर्ण कृपा मिलती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, राहु गुरु की युति आपकी जन्म कुंडली में या शनि की दृष्टि बृहस्पति पे है, इन तीनों परिस्थितियों में अगर आप विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः का जप करते हैं तो इस पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए, हमारे साथ कॉलर्स अभी जुड़ना शुरू हो गए हैं। रोहतास बिहार से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, अजीत नाम है इनका। अजीत, आप अपनी डिटेल्स बताइए, सवाल कीजिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। मेरा नाम कुमार मिश्रा हुआ। मैं जन्म तिथि है मेरा 24 अक्टूबर 1966। जी हेलो। जी जी जी, जी सुबह 7:20, सुबह 7:20 में 24 अक्टूबर 1966। 1966।
सुबह 7:20 भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, बिहार। जी। मैं अस्वस्थ रहता हूँ, कैंसर से पीड़ित था 23 में, अभी तो कुछ ठीक है तबीयत मेरा। तो क्या करें पंडित जी, कोई अंगूठी पहने या उपाय या पूजा कुछ बताते हमको? देखिए 24 अक्टूबर 1966 7:20 सुबह भागलपुर का आपका ये मैंने लिया है डिटेल। और तुला लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, बुध की महादशा वर्तमान में चल रही है और बुध में चंद्रमा का अंतर है। तो जो आपने सेहत की बात की उसमें सूर्य की जब दशा थी तो सूर्य की दशा आपके लिए काफ़ी पीड़ा कारक रही जो बीत गई। अब जो स्थिति है वह अभी भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से बहुत अच्छी है, लेकिन एक उपाय आप जरूर करें, क्योंकि यह जब तक बुध की दशा रहेगी तब तक आप कभी पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाए। क्योंकि एक तो बुध मारक स्थान द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जाया कुटुंबकादीसो मारकौ प्रकृतिता। जाया मतलब सप्तम और कुटुंब मतलब द्वितीय भाव, इन दोनों भावों को मारक भाव कहा गया है। इन दोनों भावों के स्वामी को मारक भाव का मार्केश कहा गया है। तो आपके द्वितीय भाव में बुध बैठा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, सूर्य का सानिध्य होने की वजह से, और सूर्य चूंकि आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में लग्न में गया हुआ है, तो ऐसे में नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य दें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार का व्रत करें। और रविवार के दिन नमक कतई न खाएं और अधिक से अधिक समय तक ब्रह्मचर्य और संन्यास जीवन का पालन करें, तब आपकी सेहत ठीक होगी। क्योंकि यह जो सूर्य का तुला राशि में जाना, खास करके स्वाति नक्षत्र में जाना, राहु के नक्षत्र में जाना, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से बहुत पीड़ा देने वाला, पारिवारिक रूप से बड़ा पीड़ा देने वाला होता है। सूर्य लग्न में अगर नीच का होता है तो इसके जो बुरे फल बहुत ज़्यादा ही कहे गए हैं, जितना मैं कम कह रहा हूँ आप ज़्यादा समझिए। तो इसके लिए सिर्फ इतना है कि आप पूर्ण रूप से भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रातःकाल अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इसके साथ साथ जो है आप नियमित रूप से हो सके एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या एक लाल पेन लेकर के और कापी पे राम 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 राम, भगवान श्री राम का जो ये महामंत्र है राम नाम, इसको नियमित कम से कम एक पेज एक रजिस्टर पे एक लिखना शुरू करिए, एक आदत में डाल लीजिए। और यह काम नियमित करना है, सारे काम छोड़ करके। फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं 1 महीने या 2 महीने बाद आपकी सेहत में सुधार होगा और पारिवारिक स्थिति। और एक दिक्कत और है, चूँकि लाभेश है, धन का स्वामी है, आय का स्वामी है, तो उसमें भी कहीं न कहीं बिना वजह क्षति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब यह वैसे तो कर्क से धनु राशि तक अगर रहता है तो धनवान व्यक्ति को बनाता है, लेकिन चूंकि स्वाति राहु के नक्षत्र में है तो ऐसे में यह ठीक नहीं रहता है। तो आपको सूर्य की ठीक प्रकार से उपाय करने की आवश्यकता है। और हमारे साथ अगले कॉलर है सुरेंद्र होशियारपुर से। जी सुरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी हाँ जी, उसका नाम अंशु है। ठीक है जी। और 43 इयर्स एज है। ठीक है, क्या सवाल है? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि उसने वो MBBS डॉक्टर है, तो कनाडा में जाके उसने सभी एग्जाम क्लियर कर लिए, लेकिन अभी तक लाइसेंस नहीं मिल रहा उसे। क्या उसका यही कैरियर आगे चलेगा या कुछ और करना पड़ेगा? कोई काम नहीं उसका बनता, उसका फ्यूचर कैसा है? अंशु नाम है बिटिया का? हाँ जी, अंशुमन। अंशुमन बेटी है आपकी? हाँ जी, बेटी है जी। कोई काम नहीं इसका बनता। देखिए अंशुमन जी की जो अभी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, ये इनका समय जो है ठीक तो चल रहा था, बहुत बुरा समय नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर आपने कार्य सिद्धि का प्रश्न पूछा लाइसेंस मिलने का, तो लाइसेंस मिलने का योग बना हुआ है और उस लाइसेंस को मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा 28 मार्च तक का समय लगेगा। 28 मार्च तक इनको जो है लाइसेंस मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है और कोई इसमें दिक्कत भी इनको नहीं है। ये 28 मार्च तक इनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, उसके वहाँ तक इनको लाइसेंस मिलने का योग बन रहा है। रही बात कोई काम नहीं बन रहा है, तो ये बात तो मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें बेहतर हुई हैं। अब बिल्कुल हूबहू नहीं हो रही हैं, ये अलग बात है। पीछे से चूँकि इनका जो 5-7 साल गुजरा है पीछे, मतलब 2018 के पहले का जो समय था वो ज़रूर 4-5 साल इनका ख़राब है, लेकिन 2018-19 के बाद से तो चीज़ें इनके पक्ष में हैं। जो चाह रही हैं, जो कर रही हैं, वो होता ही जा रहा है। अब उसके पहले कुछ दिक्कत हुई है जिसका वो खामियाजा है, जो पूरे जीवन इनको उठाना पड़ेगा। लेकिन
पीछे की बात को भूल करके आगे की व्यवस्था देखनी चाहिए और आगे इनका भविष्य अच्छा है। 28 मार्च के बाद इनको लाइसेंस मिल जाएगा और विदेश में रह करके जो ये काम करना चाहती हैं, विदेश में इनको रहने का परमानेंट जो भी होता होगा डॉक्यूमेंटेशन वो भी हो जाएगा और ये वहाँ प्रवास भी कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है कुलदीप दिल्ली से। जी कुलदीप जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, मैं है ना अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं मदन लाल हूँ, ये जो कुलदीप सिंह है ना, ये मेरा बेटा है। ठीक है जी, अपने बेटे की डिटेल्स बता दीजिए। हाँ, इसकी डिटेल है 26/9/2000। ठीक है जी। हाँ, और क्या नाम है इसका समय है सुबह 7:55 राजस्थान का टोंक। क्या सवाल है? सवाल यही कि शादी का क्या है, इसका शादी का कहीं बन नहीं रहा जुगाड़, क्या है नहीं है, ये जानना था। देखिए 26 सितंबर सन 2000 हाँ जी। और सुबह 7:55 टोंक सिटी राजस्थान का मैंने लिया है। जी। और विवाह का योग जो आपने प्रश्न किया है वो तुला लग्न है बच्चे की और सप्तम भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ है। विवाह अच्छा हो जाएगा और विवाह के लिए ऐसे बच्चों को दिक्कत नहीं होती है और विवाह का योग इसकी कुंडली में बना हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा विवाह होने का योग 23 अप्रैल के बाद इस कुंडली में है। 23 अप्रैल के बाद इसका विवाह बिल्कुल हो जाएगा। दशा इसकी बहुत अच्छी चल रही है, करियर भी बहुत अच्छा है, जीवन भी बहुत अच्छा है, इसको कोई तकलीफ कोई कष्ट नहीं है। चंद्रमा की दशा इसके लिए राजयोग कारक है और अभी इसमें बृहस्पति का अंतर चल रहा है। बृहस्पति का अंतर और शनि का अंतर, मतलब ये 2 वर्ष की दशा थोड़ी सी लाइफ को सेट होने में दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छे रास्ते पे है लेकिन वो अभी सेचुरेशन की तरफ नहीं पहुंच रहा है, मतलब एक स्थिरता स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, एक सेटअप नहीं क्रिएट हो पा रहा है। वो सेटअप 2 वर्षों के बाद मतलब खड़ा हो जाएगा। अब 2 वर्ष 2.5 वर्ष तो जीवन को एक प्रोसेस करने में लगता ही है, ये सामान्य सा है। जो भी अपना जीवन बनाते हैं बसाते हैं 2-2.5 साल का समय लगता है। अब ये एक तरह से वही प्रोसेस में है बच्चा और 2-2.5 साल में इसका सब कुछ सेट हो जाएगा, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे परिवार हो, चाहे सामाजिक जीवन हो। और अच्छी बात यह है कि लड़के के भाग्य में कोई दोष नहीं है। लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी लग्नेश और नवमेश दोनों एक साथ लग्न में बैठे हैं, तो जैसे पिता का जीवन होता है वैसे ही उसी से जुड़ा हुआ बच्चे का भी जीवन होता है। माता पिता के स्वभाव के अनुरूप बच्चा व्यवहार करता है, पितृभक्त होता है, पिता की आज्ञा में रहता है। तो तमाम ऐसी अच्छे योग इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। इतना जरूर है कि चूँकि इसके अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति गए हुए हैं तो कभी कभी जो है इसको थोड़ी सी सेहत को लेकर के समस्या आ सकती है। वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, नॉर्मल सी बात है। पेट और जो है नसों की बीमारी ऐसे लोगों को होती है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं। दशा अच्छी चल रही है और आगे भी दशा इसकी अच्छी है, तभी 15-16 साल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना काम करते जाएं और समय समय पे हो सके तो एक बार जो है जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जाकर के दर्शन किया करें। शनि अगर 8वें हो तो शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए, आयुष्य के लिए सभी को, जितने भी जो शनि से पीड़ित लोग हैं, खास करके शनि जब रोगेश हो या रोग स्थान में बैठा हुआ हो या मृत्यु स्थान अष्टम में बैठा हुआ हो तो ज्योतिर्लिंग जो हमारे देश में है भगवान शिव के, वहाँ जाकर के वर्ष में एक बार दर्शन कर लेने मात्र से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। चलिए एक और कॉलर लेते हैं, उसके बाद आज का शुभ उपाय भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी लेंगे। एसके नायक है अगले कॉलर बेंगलुरु से। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं। जी, हम अपने बेटे के बारे में पूछना। जी बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम रोहन। रोहन जी, क्या पूछना चाहती हैं आप रोहन के बारे में? जी 2 साल से ऐसे बैठा हुआ है, नौकरी नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं रहती और शादी की। डेट ऑफ बर्थ मालूम है उसके? जी बताएं। 22 नवंबर 1998 रात 10:10 पे। जी कहाँ पैदा हुए? जी पूना में, पुणे। देखिए रोहन की जो आपने डिटेल बताई है 5 नवंबर 1998 और 10:10 सुबह, अभी राहु की दशा इन भैया की चल रही है और राहु जो है इनका सिंह का होकर के मंगल के साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय का राहु देता तो पराक्रम है, लेकिन चूंकि मघा के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में या राहु का गोचर हो रहा है सिंह राशि में सूर्य के घर में, कहीं न कहीं जब से राहु का गोचर आया है तब से चीज़ें काफ़ी इनकी बदल गई हैं, काफ़ी परिवर्तित हो गई हैं, जो इनके विपरीत जा रही हैं। और अभी यह स्थिति मोटी मोटा 2025 के दिसंबर तक रहने वाली हैं।
आपको एक उपाय बता देता हूं कि आप इनके लिए राहु के वैदिक मंत्र से राहु की विधिवत शांति कराइए। राहु का जब 85,000 राहु के वैदिक मंत्र का होगा और दुर्वा घास से आहुति होगी, क्योंकि जब तक राहु की वैदिक शांति नहीं होगी ना तो इनकी सेहत ठीक होगी ना तो इनका बुद्धि। और दूसरी बात, चूँकि शनि इनके एकादश भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी शारीरिक समस्या से ज़्यादा इनकी मानसिक समस्या है। ऐसे लोग बहुत भयाक्रांत रहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिप्रेशन कहते हैं, अवसाद कहते हैं, या फोबिया, जैसे किसी चीज़ से भीड़ में जाने से आदमी डरता है। थोड़ा सा भी अगर कोई वर्क प्रेशर आया, वर्क लोड आया तो उससे घबरा जाता है, भाग जाता है। बार बार काम में कहते हैं, ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे एंजॉय नहीं आ रहा है, काम छोड़ के भाग जाते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बस इनका एक काम है, खाओ पियो सो और अगर पैसे जेब में पड़े हों तो घूमो। तो ये थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर इनको कोई प्रेशर वाला काम कह दिया जाए, कोई टारगेट बेस काम कह दिया जाए तो लोड हैंडल करने में इनका मन स्थिति ठीक नहीं होता है, इनकी मानसिक ताकत इतनी नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको कायदे से राहु की शांति कराई जाए इनके लिए। और दूसरा, नियमित रूप से इनसे जो है बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए। इनके अंदर से वो एनर्जी आनी चाहिए, अंदर से इनके अंदर साहस की वृद्धि होनी चाहिए। साहस के देव जो कहे गए हैं वो हनुमान जी महाराज कहे गए हैं। तो साहस वृद्धि के लिए, शक्ति वृद्धि के लिए, आंतरिक ऊर्जा के लिए कहीं ना कहीं हनुमान जी बहुत श्रेष्ठ होंगे। हनुमान जी की उपासना इनके लिए बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि ये नीच का शनि इनके मन अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा दुख की भावना, और थोड़ा सा भी अगर इनको किसी ने डांट दिया तो जाना नहीं है, वहाँ पे काम नहीं करना है, नौकरी छोड़ देनी है, मतलब इस तरह की स्थिति हो जाती है। कुल मिलाकर के व्यक्ति एकांतवासी हो जाता है और बिल्कुल मानसिक रूप से बहुत बीमार हो जाता है। तो ये आप इनको कराएं, राहु की शांति कराएं और इनसे स्वयं आप आग्रह करें कि हनुमान चालीसा का पाठ ये स्वयं करें, अन्यथा ये जीवन के लिए बहुत इनके लिए नकारात्मक प्रभाव देने वाला होगा। पूरा करियर, पूरा जीवन कहीं न कहीं इस नकारात्मकता की भेंट चढ़ जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक तो इनसे हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ, और दूसरा राहु की वैदिक शांति, ये दो उपाय नियमित अगर कराते रहेंगे तो नौकरी भी अच्छी करेंगे और मन भी इनका ठीक रहेगा। मन अगर एक बार ये जीत लें तो बाकी कोई दिक्कत इनके जीवन में नहीं है। चलिए आज का शुभ उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी, कौन सा आज उपाय बताने वाले हैं आप? देखिए, आज जो मैंने उपाय लिखा हुआ है वो भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को ध्यान में रख के लिखा है। देवगुरु बृहस्पति का जो प्रत्यक्ष पौधा है वह है कदली। कदली मतलब होता है केला। कदली, केला और कदली भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। उसका एकमात्र ध्येय था भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त करना। अब कदली मतलब केला, तो केले का पौधा आज के दिन, गुरुवार के दिन, एक केले के पौधे का छोटा पौधा, बड़ा पौधा जैसा भी हो सके उपलब्ध, वो पौधा आप किसी सार्वजनिक स्थान में या हो सके तो मंदिर में, ऐसी जगह जहां लोग उसकी पूजा कर सकें, उसको जल इत्यादि अर्पित कर सकें, ऐसी जगह पे उसको लगा दें। मान लीजिए पूजा न भी कर सकें तो आप कदली का एक पौधा, केले का एक पौधा छोटा सा आज के दिन जरूर आरोपित करें किसी न किसी बाग, उपवन, वाटिका में, क्योंकि केले के पौधे का जितना वो वृद्धि करेगा उतना ही आपका भाग्य वृद्धि करेगा, उतना ही अधिक आपका भाग्य मजबूत होगा। जैसे जैसे केले का पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सुखों की वृद्धि होगी, क्योंकि यह बृहस्पति को डायरेक्ट प्रभावित करता है केले का पौधा। और आप देखते होंगे केले के पौधे के पत्ते का ही प्रयोग किया जाता है भगवान श्रीहरि विष्णु के जो स्वरूप है श्री सत्यनारायण भगवान, उनकी पूजा में, सत्यनारायण पूजा में केले के पौधे का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, उसी का मंडप बनाया जाता है। और जब महायज्ञ किए जाते हैं, महायज्ञ मतलब जैसे आपने सुना होगा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, सतचंडी, महाचंडी, जो इस तरह के बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्म होते हैं, उसमें भी जो स्तंभ बनाए जाते हैं उन स्तंभों में भी केले के ही स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो केला बहुत पवित्र है, भगवान श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय है, भगवान श्रीहरि विष्णु का ही एक तरह से प्रतीक है। और देवगुरु बृहस्पति और श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अगर आप केले का पौधा लगाते हैं, केले के पौधे को जल देते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देना शुरू कर देते हैं और श्रीहरि विष्णु कृपा से सभी दुख और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। और पहला व्हाट्सएप मैसेज है सुष्मिता, इनका 23 सितंबर 1994 का जन्म है, 23 सितंबर 1994, 10:05 AM यानी कि 10:05 सुबह के, गोपालगंज बिहार का जन्म है।
इनका सवाल है कि पार्टनर कैसा मिलेगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा ससुराल का, अभी तक लाइफ में स्ट्रगल है। 23 सितंबर 1994 10:05 सुबह गोपालगंज बिहार का वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि है मेष, चंद्रमा केतु के साथ है। और चंद्रमा की दशा जब से शुरू हुई है तब से इनका स्ट्रगल शुरू हुआ है, तब से इनकी जो है दशा में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा मानसिक और आर्थिक रूप से यह जूझ रही हैं। सन 2020 के मई के महीने से चंद्रमा की यह महादशा इनकी शुरू हुई है, जो कि 2030 तक रहेगा। और इसमें भी अगस्त के महीने से 2024 अगस्त के महीने से थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सी परेशानी चाहे वो परिवार की तरफ से हो और ऑफिस की तरफ से हो, या तनाव की स्थिति इनकी जन्म कुंडली में दिखाई दे रही है। और अभी यह मार्च 2026 तक रहने वाली है, जब तक चंद्रमा में शनि का अंतर रहेगा। चंद्रमा और शनि के इस दशा अंतरदशा के योग को विषयोग कहा जाता है, क्योंकि शनि इनका चतुर्थ भाव में है। मकान और ये तो ठीक है इनके पास होगा, लेकिन चूंकि शनि इनके चतुर्थ भाव में है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या इनके लिए करने वाला है। और ऐसे में इनको चाहिए कि ये मन लगा करके अपने लिए चंद्रमा की और शनि की शांति कराएं, भगवान शिव को नियमित रूप से जल देना शुरू करें, क्योंकि यह चंद्रमा और शनि की जो स्थिति बन रही है यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह इनके मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहने देगा, मानसिक स्थिति को बहुत ख़राब करेगा और शादी विवाह की बात नहीं होने देगा। और जैसा बच्चे जैसे अब आजकल अपने मनपसंद जीवन साथी से अपना चाहते हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगा, परिवार के लोगों के साथ विद्रोह और वितंडावाद खड़ा करेगा। ये चंद्रमा और शनि का जो अंतर है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अपने मन को बिल्कुल ठीक रखिए। परिवार में सब कुछ ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ होते हुए भी मानसिक शांति नहीं है, सुख नहीं है। और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि चंद्रमा और शनि की ठीक प्रकार से वैदिक शांति कराएं और हो सके आप स्वयं भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें तो ये चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन अभी मार्च तक ये स्थिति ठीक नहीं है, मार्च के बाद स्थिति आपके पक्ष में होगी और मैरिज की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी और जीवन भी ठीक। लेकिन भी मार्च 2026 तक बहुत मानसिक उठापटक और बहुत तनाव की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही। परिवार के साथ थोड़ा सा हम्बल रहिए, कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सा उसको सुनने की कोशिश करिए, हर बात पे रिएक्शन देने से बात और आपके जीवन में बिगड़ जाएगी। प्रिया है अगली कॉलर उत्तराखंड से, रुद्रपुर उत्तराखंड से। जी प्रिया जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी के कब तक है? जी कहाँ से बोल रही हैं आप? पंडित जी मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। क्या उम्र होगी प्रिया जी आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1995। जी। समय भी मालूम है आपको? हाँ समय मालूम है, सुबह 5:45 मॉर्निंग में। रुद्रपुर का ही जन्म है आपका? नहीं, मेरा जन्म है पंजाब जलंधर का। शादी को लेकर सवाल। जी मैं देख रहा हूँ। इन्होंने जो अपनी प्रिया ने डिटेल बताई है 23 मई 1995 5:45। देखिए आपकी कुंडली में विवाह का योग तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति है और बृहस्पति और शुक्र की जो स्थिति है वो खड़ाष्टक है। लेकिन चूंकि बृहस्पति सप्तम में बैठा हुआ है, ऐसे लोग का विवाह बहुत अच्छा होता है। विवाह में विलंब होता है क्योंकि चतुर्थ भाव मंगल है और यह कहीं ना कहीं मंगल दोष को उत्पन्न करता है और इसकी वजह से विवाह में विलंब होता है। और लगभग 30 वर्ष के बाद 31 वर्ष में ऐसे लोगों का विवाह होता है, 31 से 32वें वर्ष में विवाह होता है। विवाह की दशा 24 मई 2025 के बाद आपके जीवन में शुरू हो गई है और 24 मई 2025 से लेकर के और 1 वर्ष के अंदर मतलब मई 2026 के मध्य में आपका विवाह होगा और दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, क्योंकि दो गुरु बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव में दाम्पत्य सुखकारी होती है। विवाह भले विलंब से हो, लेकिन जो उसका जीवन साथी होता है उसको बहुत प्रेम करने वाला और उसके मन के अनुरूप मिलता है, इसलिए दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं है। विलंब जरूर 30 से 31 वर्ष का समय लगता है, लेकिन जब शादीशुदा जीवन शुरू होता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है।
स्वीटी गोयल अगली कॉलर हैं हमारे साथ। स्वीटी जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मुझे ना नमस्ते। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी जी, बेटे का नाम बताइए और डिटेल्स बताइए। हाँ जी, हिमांशु गोयल। जी डेट ऑफ बर्थ है मैम उसकी 7 अक्टूबर 2004। जी, समय क्या है? समय है 5:25 शाम के, करनाल का बर्थ है। ठीक है जी, क्या सवाल है? मैम ये ना आजकल ये बीकॉम फाइनल ईयर में है, तो ये सोचता है कि आगे मैं एमबीए करूं या लॉ में जाऊं, इसलिए ना कंफ्यूज रहता है। और इसका हेल्थ के बारे में पूछना है और इसके भविष्य के बारे में पूछना है मुझे। 7 अक्टूबर 2004 5:25 शाम का। और इसकी मीन लग्न की कुंडली है, जन्म राशि है कर्क। अभी बुध की महादशा इसकी शुरू हुई है और बुध की महादशा शुरू होने का मतलब है कि यह अभी इसके जीवन में अब इसने पढ़ना शुरू किया है, अब इसने स्ट्रगल करना शुरू किया है। मैं सिर्फ इतना सलाह दूंगा कि इसको एमबीए या सीए से या कॉमर्स से जुड़ी हुई पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। दूसरा, अगर ये लॉ करना चाहता है, एलएलबी करना चाहता है, तो बाद में कभी ये एलएलबी कर सकता है। पहले इसको मन लगा करके सीए का कोर्स, चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स या बीकॉम के ही ऊपर की जो पढ़ाई होती है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहिए। उसके बाद पहले ये करने के बाद ही ला करे क्योंकि जो इसके लिए सबसे अच्छा करियर है वो बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग काम, फाइनेंस का काम, पैसे का काम, वह इसके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा का जाना, ये संगणक का काम, जो अकाउंटेंसी का काम होता है, वह इसमें बहुत सफलता दिलाता है। और दसम भाव का स्वामी बृहस्पति चूँकि इसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में गया हुआ है, तो ऐसे लोग अकाउंट से जुड़े हुए व्यापार में रहते हैं, काम में रहते हैं, तो इनके लिए तरक्की वाला होता है। बाद में आगे चल करके जीवन के दूसरे पड़ाव पे 25, 26, 27 साल के बाद ये जा कर के एलएलबी कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको मेन जो उनका फोकस है वो अकाउंट और फाइनेंस से जुड़ी हुई शिक्षा में ही देनी चाहिए और करियर भी उसी में बनाना चाहिए। और एक बात और बता दूं, कल को अगर ये लॉ करते भी हैं तो भी जो उनकी प्रैक्टिस होगी वो वाणिज्य अर्थात जो है कॉमर्स सेक्टर में, सेल टैक्स है और जो कॉमर्स के मामले होते हैं, जो व्यापार के मामले होते हैं, ऐसे ही किसी मामलों में इनकी जो है दिलचस्पी होगी और वही इनकी जो है स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि पंचम का चंद्रमा अगर मजबूत है तो वह अर्थ की जानकारी देता ही देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। मैसेज है दिनेश द्विवेदी जी का। इनकी जन्म तिथि है 20 नवंबर 1981, 20 नवंबर 1981। टाइम है 4 बजे सुबह के 4 AM और स्थान है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। सवाल इनका भविष्य को लेकर है, आगे का भविष्य कैसा रहेगा। पिथौरागढ़, जी, उत्तराखंड। दिनेश जी का जो आपने समय बताया 20 नवंबर 1981, 4 बजे सुबह, पिथौरागढ़। इसके लिहाज से कन्या लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि है सिंह। इनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। अभी राहु की दशा इनकी चल रही है, राहु में बुध का अंतर है। राहु इनकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में बैठा है। 11वें का राहु अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और वह कर्क राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो राहु की जो स्थिति इनकी जन्म कुंडली में वो शुभ है, मतलब इसको ना बहुत अच्छा कहा जाएगा ना बहुत बुरा कहा जाएगा, मध्यम दशा है। मतलब जितनी परिश्रम उतना धन, जितना आदमी मेहनत करता है उतना उसको फल मिलता है। अब अभी राहु में बुध का अंतर चल रहा है, अब बुध कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ है, तो बृहस्पति का ही फल भी देगा। तो अभी केवल मैं इनको इतना कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा नहीं, 15 जुलाई 2025 तक, क्योंकि यह एलर्जी और स्किन, त्वचा से जुड़ी हुई और एलर्जी से जुड़ी हुई और कुछ लीवर की बीमारियां देता ही देता है। इसमें थोड़ी सावधानी रखें। बाकी आर्थिक स्थिति से, पारिवारिक स्थिति से कोई दिक्कत, कोई समस्या इनके जीवन में नहीं है। केवल एक थोड़ी सेहत समस्या ये मई 2025 तक रहेगी और उसमें भी एलर्जी और स्किन की भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, मतलब महीने में 2-4 दिन के लिए आएगी और फिर धीरे से अपने आप वो एग्जिट हो जाएगी। जैसे एक्जिमा होती है, एलर्जी होती है, खुजली होती है, ये ऐसी बीमारियां ऐसे लोग को इस कालखंड में परेशान करती हैं। ये समय निकल गया तो फिर और कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य दशा है। राहु की दशा इनकी ठीक चलने वाली है और ठीक बीतने वाली है। ये दशा इनकी कोई ख़राब नहीं कही जाएगी, भविष्य इनका अच्छा है। और राहु चूँकि इनका
बढ़िया प्लेनेट है और 2015 से ये समय इनका सामान्य रहा है। केवल 2021-22 थोड़ा खराब गया, बाकी पूरा इनका जो 2015 से जो समय चल रहा है वो ठीक चल रहा है। 2033 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की दशा शुरू होगी वो इनके लिए बहुत अच्छी, बहुत भाग्यकारी, चूँकि द्वितीय भाव में जब बृहस्पति बैठता है वहाँ का स्थायी कारक है और वह सप्तमेश का स्वामी है, सप्तमेश है, सप्तम का स्वामी है, तो द्वितीय भाव में बैठता है तो अच्छी स्थिति करता है, परिवार का सुख देता है, बच्चों का सुख देता है, सब प्रकार से वो ठीक कल्याणकारी। तो भविष्य इनका दिनेश जी का अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण गुजरात से, प्रवीण चतुर्वेदी जी। प्रवीण जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी 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 प्रवीण जी क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल मेरे बच्चे का है। जी अपने बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम है दिव्यांश चतुर्वेदी। ठीक है जी, सवाल ये है कि मतलब उसे कैरियर और एजुकेशन कैसा रहेगा उसके बारे में जानना है। ठीक डेट ऑफ है, बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 2010। जी जी समय मालूम है? जी, समय है सुबह 7:40। गुजरात का ही जन्म है? जी नहीं जी, सहारनपुर। सहारनपुर। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, जो इन्होंने अपने बेटे का डिटेल बताया है उसके अनुसार 20 सितंबर सन 2010 7:40 सुबह का सहारनपुर उत्तर प्रदेश, और इस हिसाब से कन्या लग्न की कुंडली हुई, मकर राशि हुई, जन्म नक्षत्र हुआ धनिष्ठा, मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है। मंगल इनकी कुंडली में काफ़ी मजबूत है। तुला राशि शुक्र के साथ है। राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा में बुध का अंतर है। यह दशा इनके लिए ठीक नहीं कही जाएगी करियर के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से। ऐसे बच्चे प्रायः इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ऐसे बच्चों के लिए जो एजुकेशन का फील्ड होता है, काम का फील्ड होता है, वह जो है मैथ के और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो फील्ड होते हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए जो फील्ड होते हैं, आज के लिए जो नए सब्जेक्ट आए हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, सीएस कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, और इसी में इनको पढ़ाई करनी चाहिए, इसी में इनको करियर बनाना चाहिए। सप्तम भाव का बृहस्पति इनके जो है बल को मजबूत करता है, इनके शैक्षणिक क्षमता को मजबूत करता है, इनकी बौद्धिक क्षमता को मजबूत करता है। करियर वाइज इनका समय ठीक है, अच्छा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये एक बार पढ़ाई में ड्रॉप भी लेंगे, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में नीच का है, तो बस वहाँ पे इनको थोड़ा डांट के रखिए, थोड़ा कस के रखिए, अनुशासन जीवन में रखिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं, नशा आदि करने लगते हैं। अभी तो बच्चा सिर्फ 15 साल का है, यही समय है, 3 साल अगर आपने इसको संभाल लिया तो आगे ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो मुझे दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं भटकाव का दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं बुरी संगत, गलत आदतों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पढ़ाई भी प्रभावित होगी और ड्रॉप हो सकता है। एक आध साल जो है ये गड़बड़ा सकते हैं पढ़ाई में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे बच्चों को अनुशासन में रखना, उनको समझाना कि क्या गलत है क्या सही है, और हो सके तो एक राहु की शांति इसके लिए तत्काल किसी शनिवार के दिन अभी कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये अगर एक बार ट्रैक से उतरा पढ़ाई के, दोबारा थोड़ा सा चढ़ना मुश्किल होगा। बाकी मैथ और इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई शिक्षा इसको दीजिए, उसमें से करियर अच्छा रहेगा। अगले कॉलर जो हैं वो गुंचा है, इनका नाम, चंपारण से। जी गुंचा जी अपना सवाल कर सकती हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जी मेरा जन्म 15 जून 1984 का है। जी समय? समय 10 बजे है, चंपारण में ही है। सुबह के? जी ठीक है जी। मेरा सवाल है कि मेरा भविष्य कैसा और मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। सुबह 10 बजे चंपारण में जन्म। जी देखिए, आपकी राहु की दशा चल रही है, शनि का अंतर है। अब मंगल और शनि एक साथ आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए। देखिए, आपकी कुंडली में सरकारी सेवा का योग तो है और वो दिखाई भी दे रहा है, और 23 अप्रैल तक उस योग को पूर्ण भी फल जाना चाहिए।
और ये जो दशा चल रही है आपके पक्ष में चल रही है, नौकरी की दशा चल ही रही है और 23 अप्रैल तक आपकी नौकरी जो भी आप परीक्षा देंगे उसमें सफल होंगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी सरकारी सेवा का आपकी कुंडली में योग है। ये केवल अप्रैल तक का ये समय आप इंतज़ार करिए और खूब मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है पिछले 1 वर्ष से। और हो सके तो एक सुंदरकांड का पाठ अभी से आप, आज से ही जो है गुरुवार है, आज से ही आप शुरू कर दीजिए। एक सुंदरकांड का पाठ आप नियमित करिए और 23 अप्रैल तक जो भी परीक्षाएं होती हैं राज्य सरकार की उसमें आप सम्मिलित होइए, उसमें आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए। लोग आपको हो सकता है डिमोटिवेट कर सकते हैं, अरे अब तो उम्र हो गई क्यों नौकरी की तैयारी करते हो, लेकिन आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, आप लगे रहिए और आपको सफलता 100% मिलेगी। एक सुंदरकांड का पाठ आप नियमित करना शुरू कर दीजिए। मंगल और शनि सप्तमेश और नवमेश का अगर किसी भी कुंडली में युति हो तो सरकार से धन लाभ होता है, सरकारी सेवा में सफलता मिलती ही मिलती है, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। और ये शनि का अंतर राहु की दशा में आया हुआ है, तो इसमें आपको केवल थोड़ा सा सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए, नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया और आप चिंता न कीजिए, नौकरी आपको जल्द मिल जाएगी। अगली कॉलर है प्रीति लखनऊ से। जी प्रीति जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। ये कह रहे हमारे, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, इनकी जॉब आगे चल के क्या करेंगे। अभी हस्बैंड जो हमारे आर्मी से रिटायर्ड हुए पिछले साल और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7983। ठीक है, 7983। 4-4:15 बजे के करीब का है इनका। 4-4:15 के बीच का है जी, सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में। और कहाँ का जन्म है? हरदोई, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4-4:15 के बीच का जन्म है और हरदोई उत्तर प्रदेश का जन्म है इनका। और सवाल आपका ये है कि जॉब को लेकर। जी जी जी, ये आगे अभी किस फील्ड में क्या करे जाए, मतलब इनके लिए क्या सही रहेगा। ठीक है जी। देखिए 7 सितंबर 1983 4:10 का मैंने लिया है समय, हरदोई उत्तर प्रदेश का। इसके लिहाज से कर्क लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जन्म राशि बनती है सिंह। और जो आपने नौकरी का प्रश्न पूछा है वो नौकरी इनकी बहुत जल्दी फिर लग जाएगी। रिटायर भले हो गए हैं लेकिन अभी इनकी जो मानसिक और शारीरिक क्षमता है बहुत अच्छी है और पुनः ये परीक्षा दे करके और इंटरव्यू दे करके और ये नौकरी प्राप्त कर लेंगे। और नौकरी की जो समस्या इनके जीवन में कभी नहीं रहेगी। मतलब ऐसा व्यक्ति स्वयं से काम छोड़ता है, काम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उच्च का शनि इनके इनके 10वें भाव को देखता है, चतुर्थ भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं ये करियर को लेकर के, रोजगार को लेकर के अच्छा रहने वाला है और इनकी जन्म कुंडली में नौकरी समस्या कोई नहीं रहने वाली है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत विलम्ब होगा मुझे लगता है, तो चूँकि अभी लग्न में नीच का मंगल गोचर कर रहा है और अधिकतम विलम्ब होगा तो ये 15 मार्च के आसपास जो है इनको फिर से पुनः दूसरी नौकरी 15 मार्च से लेकर 15 मई के बीच में लग जाएगी। और नौकरी लगने में इनकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा खुद नहीं मतलब मेंटली तैयार हैं कि नौकरी करने के लिए, थोड़ा सा ये अपने आप को समय दे रहे हैं और ये नौकरी बहुत जल्दी इनकी लग जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और नौकरी ये लगभग 12-15 साल चलेगी, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये नौकरी ऐसे लोग लगभग 60-62 वर्ष आयु तक नौकरी करते हैं। चलिए, कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखिए। राजीव है अगली कॉलर बरेली से। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, मेरा सवाल मेरे बेटे के लिए है जिसका नाम है अभिनंदन जी। और जन्म तिथि है 16/8/2001। ठीक है जी। समय? जन्म स्थान पटियाला। ठीक है जी। और समय 7:15 बजे शाम का। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल उसके कैरियर के विषय में, क्या वो भारतवर्ष में ही अपनी पढ़ाई करेगा या बाहर जाएगा। विदेश यात्रा का कुल मिला के प्रश्न है। 16 अगस्त 2001 7:15 आपका जो विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ आपने एक ही प्रश्न किया है, तो उसके विषय में बता दूं कि इनकी विदेश यात्रा का योग जो है वो बना हुआ है और ये विदेश यात्रा का योग 3 मई 2025 के बाद इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, जब शनि में मंगल की अंतरदशा आएगी और उसके बाद ये काम को लेकर के रेडी होंगे जाने के लिए। लेकिन विदेश यात्रा का जो समय है वो जब शनि में राहु आएगा, क्योंकि राहु ही विदेश यात्रा देता है, राहु ही समुद्र पार की यात्रा देता है। राहु और चंद्रमा जो की प्लेनेट कहे गए हैं विदेश यात्रा के लिए आधुनिक ज्योतिष में, और ये दशा इनके लिए राहु में शनि में राहु का अंतर जून 2026 में आएगा।
तो ये 12 जून 2026 मतलब 2026 के सेशन के लिए अपने एग्ज़ाम दें, वहाँ प्रवेश परीक्षा दें, वहाँ के विदेश के विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन करें 2026 के सिलेबस के लिए, तो इसमें इनको एडमिशन भी मिल जाएगा और इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। 2029 तक इनको बहुत मतलब करियर में और एकेडमिक बहुत अच्छा रहेगा और 2031 तक ये जो है विदेश में रह कर के नौकरी जीविका पढ़ाई सेट कर सकते हैं। लेकिन मई 2026 वाले सेशन में ही अप्लाई करें। अभी जो 2025 का जो सेशन चल रहा है इसमें प्रवेश मिलना मुश्किल है। 2026 मई के बाद इनको वहाँ विश्वविद्यालय में रह कर के पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन अभी प्रयास शुरू कर दें जरूर मई के बाद से, लेकिन उसमें अभी कम से कम 15-16 महीने का विलम्ब है आज से, लेकिन सफलता के योग इनकी कुंडली में विदेश जाने के दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। राजीव है इनका नाम, ये बिहार से है, डेहरी ऑनसॉन बिहार जी, और समय है इनका 12:10 PM, यानी कि दोपहर के 12:10 और जन्म तिथि है 12 फरवरी 1986, 12 फरवरी 1986। इनका सवाल है कि ये सोशल मीडिया या शेयर मार्केट में अपना भविष्य कहाँ पैदा हुए? ये बिहार में रोहतास जिला, जन्म स्थान रोहतास है। हाँ जी। भविष्य बनाना चाहते हैं अपना सोशल मीडिया और शेयर मार्केट में, कैसा रहेगा? देखिए शेयर मार्केट का तो बता दूं एक लाइन में कि धन भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ है। शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं लेकिन मध्यम पे आप काम कर सकते हैं। वह आपके लिए सेकेंडरी एक करियर के रूप में हो सकता है, प्राइमरी करियर के रूप में वो नहीं हो सकता है, सेकेंडरी करियर के रूप में वो हो सकता है। दूसरा आपने जो प्रश्न किया है कि आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या इन सब माध्यम से आप काम करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं मीडिया जगत में। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि मीडिया, फिल्म, अभिनय, कला, साहित्य, संगीत, इन सब क्षेत्र में ही आपको करियर बनाना चाहिए, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र का जाना कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, ये जो चकाचौंध वाली जो लाइफ स्टाइल है, ये जो आकर्षण की दुनिया है, माया की दुनिया, इसमें ऐसे लोगों को सफलता ज़रूर मिलती है और ऐसे लोगों को उसमें काम करना चाहिए। अब इसमें देखिए बहुत तरह के काम हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्क्रीन पे ही देखें, आप कुछ भी इससे जुड़ा हुआ साहित्य, संगीत और कला, अभिनय से जुड़ा हुआ जो है कोई भी काम आप पकड़ लीजिए और मन लगा करिए, वो काम आपको ज़रूर धन भी देगा और सम्मान भी देगा। दूसरी बात, अभी चूंकि शुक्र में सूर्य का अंतर चल रहा था, ये दशा ही ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, क्योंकि सूर्य जो है आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश है और शुक्र और सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति थी, ये समय ही ठीक नहीं था। लेकिन 26 फरवरी 2025 के बाद जब चंद्रमा आएगा, ये चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको मन लगा करके एक वर्ष कोई एक फील्ड में मेहनत करनी चाहिए। अगर आपने एक वर्ष अनुशासित रह करके परिश्रम कर लिया तो एक वर्ष के बाद आप बिल्कुल चमकने लगेंगे, क्योंकि आगे दशा मंगल की खड़ी है। मंगल आपके लिए अगर मार्केश है तो राजयोग कारक भी है, और ये मंगल की अंतरसा, शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरसा में कहीं ना कहीं राज्य प्राप्ति, धन प्राप्ति, वैभव प्राप्ति, प्रसिद्धि, ये सब मिलता है। लेकिन उसके लिए तैयारी आज से होगी और ये फरवरी 25 से लेकर फरवरी 26 तक आपको खूब जम के करियर, अभिनय, टीवी, सोशल मीडिया, इस पर काम करना चाहिए। तो ज़रूर आपको एक वर्ष के अंदर अंदर उसका शुभ फल, उसका अच्छा परिणाम आपके जीवन में दिखाई भी देगा, यश भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है अभिरंजन, इनका नाम है। जी अभिरंजन जी, सवाल कीजिए अपना। अपने बेटे के बारे में जानना है। जी सर, क्या नाम है आपके बेटे का? अक्षांश रंजन। ठीक है, डिटेल्स क्या है उनकी? उसका ये 27 जून 1995 जन्म है और 8:55 सुबह के 8:55। ठीक है सर, कहाँ का जन्म है? पटना का है। पटना का है। क्या सवाल है सर आपका? नौकरी कर रहा है लेकिन बहुत विचलित रहता है, और क्या वो मांगलिक है और उसका शादी कब हुआ? ठीक है, नौकरी से, ठीक है, नौकरी से जुड़ा सवाल है और साथ ही साथ मांगलिक है, शादी उसका कब होगा? ठीक है सर। देखिए ये लड़का मांगलिक है, लग्न में मंगल है और मंगल दोष कहीं से भंग भी नहीं हो रहा, कोई ऐसे विशिष्ट योग से मंगल भंग भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। करियर की बात करें तो करियर तो देखिए बहुत अच्छा चल रहा है और करियर में कोई इसकी दिक्कत तो है नहीं। बृहस्पति की दशा चल रही, शुक्र का अंतर है। केवल कभी कभी जो है क्या होता है, ऐसे लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, जिस भी ये जो इनको टास्क असाइन होता है
उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जो समय एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए उस टाइम फ्रेम में न होकर के लंबा समय खिंच जाता है। वह इनके तनाव का कारण हो सकता है, लेकिन वो नौकरी छोड़ने का, नौकरी से मन भटकने का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नौकरी इनको बहुत अच्छी मिली है। दसम भाव में शुक्र का जाना स्वराशि का बुध के साथ ये बताता है कि नौकरी इनकी अच्छी चल रही है। केवल खुद अच्छा करने के चक्कर में इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा क्या मुश्किल ही हो जाएगा। दूसरा बात जो आपने विवाह का पूछा है, तो लड़का मंगल है, मंगल इसके कुंडली में लग्न में है, तो मांगलिक दोष की कुंडली है। जब भी विवाह करे तो मांगलिक दोष का विचार करना आवश्यक है। वैसे 95 का जन्म है, 30 वर्ष के आसपास आयु हो गई है, और ऐसा कई शास्त्रों में कहा भी गया है कि चूँकि मंगल का जो आयु वर्ष होता है, मंगल की जो दशा होती है वो 7 वर्ष होती है, और मंगल का जो टोटल 4 गुणा करिए 28 वर्ष होता है, तो 4 चतुर्गुणित में 28 वर्ष में मंगल का दोष नहीं माना जाता है। तो मंगल दोष विचार तो करना चाहिए कुंडली मिलाते समय सप्तमेश और लग्नेश का, और अगर आप विचार करें, केवल कुंडली में अगर 22 गुण 24 गुण अगर मिल रहे हैं तो मंगल दोष विचार करने की आवश्यकता नहीं, विवाह आप कर सकते हैं। गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है तो विवाह के योग भी बन रहे हैं, और ये विवाह की बात इनकी जन्म कुंडली में अगर आप थोड़ा सा मन बना लें तो अक्टूबर के महीने में इनका विवाह तय हो सकता है, 2025 में ही। तो अभी से अगर आप मन बनाएंगे तो अक्टूबर तक इनका रिश्ता तय हो जाएगा, और इनका मैरिज लाइफ बता दूं कि अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं रहने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि पहले पूर्व में कोई रिश्ता इनका टूटता है, ख़राब होता है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड मतलब अवसर होता है वो पूरी तरह से अच्छा होता है, वो रिश्ता भी अच्छा चलता है और मैरिज लाइफ भी अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से एक कॉलर है शिव प्रकाश शुक्ला जी। जी सर, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि हम अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं। सर, आपके बच्चे का नाम? हर्ष शुक्ला नाम है। हर्ष शुक्ला जी, क्या डिटेल्स हैं उसकी, मतलब जन्म तिथि कब की है? जन्म तिथि है 12/11/1997। 1997, ठीक है। और समय? समय जी ठीक है सर, समय नहीं पता। 11:45 सुबह के? सुबह के 11:45। जन्म स्थान है लखनऊ। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये उसके करियर के बारे में बताइए, कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा। 12 नवंबर 1997, 11:45 लखनऊ। इनके करियर के बारे में क्या बताऊं, नीच का सूर्य इनके 10वें भाव में बैठा हुआ है, और 10वें शुक्र इनका मंगल के साथ 12वें बैठा हुआ है। शुक्र और मंगल की युति है तो अच्छी, चतुर्थेश और पंचमेश की। पढ़े लिखे व्यक्ति तो हैं, लेकिन चूंकि नीच का सूर्य इसलिए लगातार कोई काम ही नहीं कर पाते हैं, परमानेंट कोई जीविका की व्यवस्था ही नहीं कर पाते हैं। शुक्र की दशा चल रही है, नौकरी तो लगेगी लेकिन छूट जाएगी, लगेगी छूट जाएगी। अस्थायी करियर के लिए इनको सूर्य का विधिवत शांति करना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि यह नीच का सूर्य जो है 10वें भाव में कहीं ना कहीं बार बार जीविका में अगर ये 10 कदम आगे चलते हैं तो 3 कदम पीछे आ जाते हैं, और ऐसे में कभी भी तरक्की नहीं हो पाती, बड़ी नौकरी नहीं हो पाती, बड़ा काम नहीं हो पाता है, और अर्थ से हाथ हमेशा जो है फंसा रहता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अभी तो एज चूँकि कम है, 27-28 साल है, और जैसे ही ये 36-37 साल के होंगे इनको बहुत बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इनको सूर्य का विधिवत शांति करनी चाहिए, और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। संभव हो सके तो रविवार का व्रत भी करेंगे, रविवार के दिन नमक न खाएं, क्योंकि यह नीच का सूर्य पूरे जीवन में इनको कभी भी अस्थायी रूप से नौकरी नहीं करने देगा। चाहे सरकारी ही नौकरी क्यों न छोटी बड़ी मिल जाए, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी। तो इसलिए सूर्य को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वजह बात तो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ऐसे लोग अरे मैं नहीं करूँगा, मैं तो बहुत पढ़ा, ये सब चीज़ें कहने से काम नहीं बनेगी। मन लगा काम करने की आवश्यकता है इनको। और दूसरा, आलस्य को त्याग करें और सुबह उठ करके नहा करके सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय का पाठ करें, क्योंकि ये जो स्थिति इनके लिए बन रही है ये काम को लेकर के अच्छी नहीं, मतलब ये कहा जाए कि अगर ये चलता रहा और उपाय नहीं किए गए तो कभी जीवन में करियर अस्थायी रूप ग्रहण नहीं करेगा, बार बार उठापटक करते रहेंगे और इसी
उठापटक में। अभी तो माता पिता साथ हैं, अभी तो आयु कम है, जिम्मेदारियां नहीं हैं इनके ऊपर। जैसे जैसे जीवन की सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पे आएगी, ये कहीं न कहीं फंसते और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य की शांति अति आवश्यक है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नीच का सूर्य जीवन में कभी अपनी पहचान नहीं बनने देता है। हमेशा ऐसे लोगों को उनके पिता के नाम से, उनके बाबा के नाम से संबोधन देते हैं कि आप फलां के बेटे हैं, आप फलां के नाती हैं। अपनी पहचान नहीं बन पाती है जीवन में, समाज में। तो नीच के सूर्य के इस भेद को समाप्त करने के लिए, अर्थ के रूप से मजबूत होने के लिए, और आप भी मतलब कुछ जीवन में बन सकें, लोग आपको आपके नाम से जानें, तो सूर्य का उपाय करें। सुबह उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य के लिए आदित्य हृदयों का पाठ करें, रविवार का व्रत करें, नमक का सेवन न करें। ये सब उपाय करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और प्रयास किया करें कि वर्ष में एक बार अयोध्या जा करके श्री राम लला के दर्शन किया करें, सरजू मैया में स्नान किया करें। ये उपाय आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी, एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ये पितृदोष को शांत कराना चाहते हैं, क्या तरीका है? नाम है इनका शांतनु शर्मा, 24 जनवरी 1990 का इनका जन्म है। 24 जनवरी 1990, 5:45 सुबह के। स्थान इन्होंने लिखा नहीं है। अच्छा जी, मैं दिल्ली ले लेता हूँ फिलहाल। देखिए, पितृदोष की कुंडली तो ऐसे दिखाई नहीं दे रही, केवल अष्टम में केतु है। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि पितृदोष के जो योग होते हैं वो 2 भाव से कुंडली में देखे जाते हैं। एक तो भाव प्रमुख है 12वां, दूसरा है 8वां। 8वां हमारा मृत्यु का स्थान है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर आज की गति तय होती है। तो अष्टम भाव अगर पीड़ित हो और 12वां भाव अगर पीड़ित हो, ये 2 भाव मुख्य रूप से पितृदोष के कारक बनते हैं। दूसरा, जो पराशर जी ने श्राप योगों के बारे में बताया गया। श्राप कहा जाता है कि हमें पूर्व जन्म में हमारे किसी बुरे कर्म के प्रभाव से हमें कोई श्राप मिला हुआ है, और ये श्राप हमें किसी रिश्ते में मिलता है कि कोई व्यक्ति हमें, हमारे पूर्व जन्म का हमारे रिश्ता में कोई व्यक्ति हमें श्रापित करता है। जैसे पंचम भाव में अगर राहु बृहस्पति के साथ हो, पंचम भाव में, तो यह जो है पितृदोष का कारक बनता है। राहु और बृहस्पति हमारे जीवन में अगर पीड़ित हो तो यह कहीं न कहीं पितृदोष उत्पन्न करता है। लेकिन पंचम भाव क्या है? हमारा प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। अगर वह राहु से, शनि से, केतु से पीड़ित है या नीच का कोई ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, तो उस रिश्ते से हमें इस जन्म में श्राप मिला है, जिसकी वजह से उससे जुड़ा हुआ सुख हमें नहीं प्राप्त होता है। जैसे मंगल राहु का अगर युति हो तो भातृ और मामा के श्राप से, शुक्र और राहु की अगर युति हो तो स्त्री हत्या या स्त्री के श्राप से, सूर्य राहु की अगर युति हो तो पितृ श्राप से, इस तरह से अगर बृहस्पति हो तो गुरु और गुरु पत्नी के श्राप से जो है हमें जो है इस जन्म में संकट और कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो पंचम भाव से हमें श्राप देखना चाहिए, अष्टम भाव से और द्वादश भाव से पितृदोष देखना चाहिए। तो ये 2 अलग अलग विषय हैं, दोनों में थोड़ा सा ही बारीक सा अंतर है। आपकी कुंडली में अष्टम में केतु जरूर है, ये कहीं न कहीं पितृदोष या प्रेत बाधा के योग दिखाई देता है। इसकी शांति के लिए, पितृदोष से उबरने के लिए 2 उपाय शास्त्र में कहे गए हैं। एक तो पितृसूक्त का पाठ नियमित आप स्वयं करिए, पितृसूक्त के मंत्रों से डेली आप पाठ करिए, और बाद में जब 15 दिन जो अमावस्या के होते हैं नवरात्र से पहले 15 दिन पितृपक्ष के, उस समय आप पितृसूक्त का पाठ करिए और उसी से जो है आप हवन करिए, और अमावस्या के दिन पिंडदान करिए। एक तो ये उपाय। दूसरा होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रेत की पूजा की जाती है। प्रेत मतलब यहाँ पे पितर कहा गया है, जो आपके पूर्व में आपके पितर रहे, जिनकी गति नहीं हुई है, जो अन्यान्य 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, उनके निमित्त काले तिल के, जौ के और जो है चावल के आटे का पिंडदान दिया जाता है, और ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आवाहन किया जाता है। ब्रह्म सूक्त, रुद्र सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है। स्वर्ण की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, लौह की प्रतिमा का बना करके पूजन किया जाता है। सालग्राम विष्णु का पूजन किया जाता है, और उसके बाद जो है वो तमाम वस्तुएं जो है किसी स्थान में, किसी नदी में प्रवाहित कर दी जाती हैं, विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरह से त्रिपिंडी श्राद्ध आप किसी भी अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पंचमी के दिन, कृष्ण पक्ष की, याद रखिए पक्ष हो कृष्ण,
पंचमी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, इन तिथियों पे त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। खास करके सबसे पवित्र स्थान माना जाता है गंगा का किनारा हो, श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, पीपल का पेड़ हो। ये तीन वस्तुएं एक साथ जहां मिल जाएं वहां पे त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो हमारे भारतवर्ष के तीर्थ हैं, चाहे प्रयाग हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, जहाँ पे महाकुंभ लगते हैं वहाँ जा कर के आप करा सकते हैं। काशी, वाराणसी में भी करा सकते हैं। जाइए वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद ही गया श्राद्ध करना चाहिए। बिना त्रिपिंडी श्राद्ध कराए जो लोग गया श्राद्ध करते हैं वह गया श्राद्ध पूर्ण नहीं होता है। तो पहले कम से कम 1 बार या हो सके तो 4 बार त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है अब समय भी कम रह गया है। कोई कॉलर अगर है तो उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। रजनीश कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी रजनीश जी, क्या सवाल है आपका? रजनीश जी अपना सवाल कीजिए। मुझे लग रहा है फिलहाल आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो चलिए, आज हमने आपको तमाम उपाय भी बताए, हमने आपको शुभ मंत्र भी बताया, और साथ ही साथ आज का पंचांग क्या कहता है ये भी बताया। और पंडित जी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही साथ हर समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से बताने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, प्रश्न कुंडली में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।